गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी अपने विषयों को निरंतर पढ़ते और समझते होंगे। तो चलिए, मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी बच्चों का हृदय से स्वागत है। आज हम फिर आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं वर्ग 8वीं का विषय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को शॉर्ट शब्दों में नागरिक शास्त्र सिविक्स कहा जाता है। हम लोग अध्याय 1 संविधान भाग 4 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले जो तीसरी भाग थी उसमें हम लोग सरकार के 3 अंगों में से 2 अंग के बारे में यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे न्यायपालिका का, जो कि सरकार की तीसरी अंग के रूप में जानी जाती है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के अंतर्गत में नहीं आती है, लेकिन आप लोग को याद करने के लिए सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए, आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में स्वतंत्र का जो आशय है उसको हम लोग जानेंगे। स्वतंत्र का आशय यानी स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र का आशय यानी स्वतंत्र का मतलब हो गया उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी स्वतंत्र का आशय क्या हो गया? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया? उसके कार्य क्षेत्र में, यानी जो कार्य हो रहा है, ठीक है, किसके कार्य? न्यायपालिका के। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में जो वो काम करेंगे उनके क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति यानी उनके अलावा न्यायपालिका में कोई बाहरी शक्ति या सरकार के कोई भी अंग मतलब क्या हो गया? चाहे तो वह व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका, इन दोनों में से किसी का भी इस न्यायपालिका के अंतर्गत में न्यायपालिका में उसका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब समझिए, स्वतंत्र मतलब पूरी तरह से ओपन, यानी उसके ऊपर में किसी भी बाहरी शक्ति या सरकार का हस्तक्षेप या नियंत्रण या सरकार जो बोले वही न्यायपालिका करे, वो नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्र का मतलब वो बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता का मतलब हो गया कि जब अगर उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ना ही बाहरी शक्ति का ना ही सरकार का, तो न्यायपालिका का अहम रोल हो जाता है कि वह निष्पक्षता का मतलब निष्पक्षता के साथ, यानी न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगा। निष्पक्षता का मतलब यही हो जाता है, निष्पक्ष होना, यानी किसी के पक्ष में कार्य ना करना, चाहे वो सरकार हो या सरकार के कोई अंग हो, ठीक है, वो किसी के विशेष अधिकार में वो कार्य नहीं करना या किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए वो कार्य नहीं करेगी। तो यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब समझिए। निष्पक्ष मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव या किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में अपने न्याय को जज या न्याय नहीं करना, ठीक है। न्यायपालिका का मतलब हो जाता है न्याय करना। अगर सरकार किसी तरह से कोई गलत काम करती है तो उसके अगेंस्ट में न्याय होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यायपालिका का स्वतंत्रता के लिए, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे कार्य करे, सरकार के कामों को वह कैसे रोक टोक करे, है ना। अगर सरकार गलत कर रही है या निरंकुशता के साथ कर रही, निरंकुश हो रही है, तो उस पर वो दबाव न्यायपालिका कैसे देगी, उसके लिए संविधान में ही कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि पहला जो टॉपिक है वह है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं,
ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है, ठीक है, और उच्च न्यायालय प्रायः सभी राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय है। कुछ राज्यों को छोड़कर कुछ राज्यों में अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जबकि प्रायः राज्यों में अपना अपना उच्च न्यायालय है। जैसे हम लोग झारखंड का, तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में है। और ये याद रखना है कि हमारा उच्च न्यायालय जो है 21वां, रांची जो है 21वां उच्च न्यायालय है ना। यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, न्यायाधीशों जो न्याय करते हैं, जो जज होते हैं, की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करता है। ये याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा पूछ देता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? तो वह है राष्ट्रपति। लेकिन बच्चों याद रखना कि अगर एक बार न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उसे पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उसको अपने पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर न्यायाधीश गलत काम कर रहे हैं, गलत न्याय कर रहे हैं, ठीक है, गलत जजमेंट कर रहे हैं, तो उसे हटाया नहीं जा सकता। उसे हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग, जो कि उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर महाभियोग जो है वह आपका जो है न्यायाधीशों को हटाने के लिए कर सकती है। राष्ट्रपति लास्ट जो उनका सिग्नेचर होता है, लेकिन एक महाभियोग के द्वारा जो है न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। पहला पॉइंट कंफर्म हो गया, यानी याद हो गया, समझ में आ गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, उसे महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो वहां लिख देता है राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायाधीश के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो आपका आंसर तीनों में कुछ नहीं होगा, आपका आंसर महाभियोग द्वारा। चौथा ऑप्शन रह सकता है कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने का जो अधिकार है वह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये संविधान के द्वारा न्यायाधीशों को अधिकार दिया हुआ है। दूसरा अधिकार है बच्चों कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि का निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं जो कि दिल्ली में है ना, और उच्च हाईकोर्ट, ठीक है, तो अगर उनमें किसी प्रकार की कोई कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसके लिए अगर उच्चतम न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है, तो अगर यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है तो इसका अधिकार उच्च न्यायालय को ही होता है कि वो अपने कर्मचारियों को नियुक्त करे। या उच्च न्यायालय जिसको हाईकोर्ट बोलते हैं, है ना, अगर उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है तो वह हाईकोर्ट ही करेगा, है ना, सरकार उसमें अपना दखल अंदाजी नहीं देती है। उस पर भी सेवा शर्त होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मन मर्जी कर दिया कि हम इस व्यक्ति को ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए यहाँ पर सेवा शर्त होती है, सेवा शर्त नियमावली, यानी कैसे व्यक्ति का चुनाव किया जा सकता है, चुना जा सकता है, उसके लिए सेवा शर्त होती है। और उसी सेवा शर्त के आधार पर जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय जो है अपने कर्मचारियों को नियुक्ति करती है। क्लियर हो गया। दूसरा अधिकार जो है हमारा संविधान जो है न्यायपालिका को देती है। तीसरा है बच्चों कि सरकार या संसद इस विषय पर ध्यान देंगे। तीसरा है कि न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद का ग्रहण नहीं कर सकता है और ना ही वकालत कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अगर वो रिटायर हो जाता है, पदमुक्त हो जाता है, तो वह सरकार के अधीन किसी भी कर्मचारी के अंतर्गत, सरकार का कोई भी बहुत सारे अंग होते हैं तो उसमें वह कार्य नहीं कर सकता है और ना ही वो वकालत कर सकता है।
ठीक है, वो वकालत भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा इसमें जो होता है, हालांकि प्रावधान को प्राय उल्लंघन हो रहा है ना। पदमुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बना दिया जाता है। उल्लंघन अभी हो ही रहा है, लेकिन यह संविधान के अंतर्गत में गलत है, क्योंकि वहां पर यह स्पष्ट कहा जाता है कि न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात वह किसी के अधीन या किसी पद पर वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है बच्चों कि न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता है। जो संचित निधि होती है उसके द्वारा न्यायाधीशों और कर्मचारियों का वेतन किया जाता है। बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि सांसद और संसद ये दो अलग चीजें हैं। कभी कभी हम लोग सांसद और संसद एक ही कह देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि सांसद अलग चीज है और संसद ये भवन है। आपको मैं संसद जो अभी पुराना संसद भवन और नया संसद भवन उसका मैं फोटो आपको स्क्रीन पर भेज दूंगा। तो यहाँ पर संसद भवन है, ठीक है, और सांसद जिसको हम लोग चुन कर भेजते हैं, है ना, चुनाव करके भेजते हैं सांसदों को, यह एक व्यक्ति होता है। सांसद एक व्यक्ति होता है, जबकि संसद एक भवन है जो कि। अब हम लोग चर्चा करेंगे हमारे भारतीय संविधान का सबसे मजबूत आयाम, और वह है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो बच्चों आप अपने कॉपी में जो भी बताया जा रहा है उसको अपने कॉपी में अवश्य और निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि अधिकार क्या है, अधिकार क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। यानी व्यक्ति अपना विकास करे, अपनी उन्नति करे, इसके लिए समाज उसको क्या करता है, कुछ शक्तियां देता है, और उसी शक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से संविधान जो है व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है कि भाई आप भारत देश में रहते हैं तो आपके ये शक्तियां हैं, ये कार्य हैं, आप इसे कर सकते हैं। तो उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, जो आपका मूल अधिकार है कि आप उसे संविधान जो है संविधान के द्वारा आपको मिला हुआ है। बच्चों यहाँ याद रखना है कि इस संविधान का जो है मौलिक अधिकार का जो है उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है कौन, संविधान। ठीक है, मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि संविधान की अंतरात्मा कौन है या क्या है, तो आपको याद रखना है कि संविधान का अंतरात्मा क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर हम संविधान बना लिए और किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने में छूट नहीं देंगे, उसको अधिकार नहीं देंगे, तो वह हमारा संविधान कोई कार्य किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार है, इसको याद रखिएगा। मौलिक अधिकार क्या है, संविधान की अंतरात्मा है। और ये है, आगे हम लोग चलते हैं कि संविधान के भाग 3 में याद रखना है, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में कहां पर है, तो भाग 3 में और अनुच्छेद कितना, 12 से 30 तथा 32 से 35 में। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 का जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है बच्चों, एक चीज और जानना जरूरी है कि प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यानी जब संविधान हमारा बना था तो उस समय हमारे संविधान में कितने अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो एक संपत्ति का अधिकार है, याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार भी जो था वह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत में था। लेकिन 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। यानी याद रखना है
कि संपत्ति के अधिकार को, कभी कभी परीक्षा पूछ देता है कि संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, तो वह था 1978 और 44वां संशोधन। कभी पूछता है कौन से संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वह था 44वां संशोधन। जब प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब हमारे वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और इन मौलिक अधिकारों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। प्रारंभ में संविधान में जो हम लोग भी पढ़े 7 मौलिक अधिकार थे, तो यह अधिकार जो है वह हमें निश्चित रूप से सरकार निरंकुश ना हो, सरकार अपना मनमाना काम ना करे, इसके लिए संविधान हमें ये 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इसको एकदम बिल्कुल स्पष्ट, समानता, समान, यानी कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। ठीक है, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यानी हमारा जो कानून है, देश का कानून है, वह सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी अगर ये कहना गलत होगा कि वो अमुक धर्म का है या अमुक जाति का है, तो उसका ये अधिकार नहीं था। स्वतंत्र भारत से पहले, है ना, बहुत ऐसे जातियों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। ठीक है, तो हमारा जो हमारे संविधान बनाने वाले नेता जो थे, हमारे महापुरुष थे, उन्होंने यह महसूस किया कि सबसे पहले हमारे देश में सभी व्यक्ति, चाहे वो नीच जाति का हो या उच्च जाति का हो या पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसे कानून के समक्ष समान अधिकार मिलने चाहिए। पहले जो अंग्रेज के समय भी उच्च जातियों को उच्च पोस्ट मिलता था, निम्न जातियों को प्राय बहुत उन्हें नियुक्ति ही नहीं दी जाती थे। तो यह कानून के समक्ष पहला रखा गया समानता का अधिकार, यानी वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान या सार्वजनिक जगहों पर या सरकारी नौकरियों पर उसके साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह हमें समानता का अधिकार के तहत ये मौलिक अधिकार हमें मिलता है कि हमारे साथ सरकार जो है किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो गया बच्चों, कि देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया कि हम देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, है ना। वहां पर हम अपनी अभिव्यक्ति का हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इस के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रेस, मीडिया, जो अखबार वाले होते हैं वो स्वतंत्र हैं, है ना। वह किसी भी सरकार के खिलाफ भी या सरकार के पक्ष में भी जो है पेपर में आए दिन लिखा जाता है, तो उसमें सरकार भी उस पर कोई दबाव नहीं दे सकती है, वो स्वतंत्र है। झंडोत्तोलन, है ना, झंडोत्तोलन हम कहीं भी झंडोत्तोलन, भारत का झंडा जो है, देश का झंडा, तिरंगा झंडा, हम कहीं भी झंडोत्तोलन कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है देश के अंतर्गत। तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध का अधिकार का मतलब हो जाता है कि यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई काम, उस काम को करने की इच्छा नहीं है, तो आप जबरदस्ती उस काम को नहीं करा सकते हैं। ठीक है।
तो मानव तस्करी यानी मानव को बेचना पहले अंग्रेज के समय पर यहाँ से भी, अफ्रीका से भी लोग इंडिया में लाए जाते थे और इंडिया के लोग भी अफ्रीका या अन्य देशों पर काम के लिए भेजे जाते थे। तो मानव तस्करी मतलब मानव को बेचना, बेगार यानी बिना पैसे का जो है उसे काम कराना, और जबरन श्रम यानी उस व्यक्ति का अगर इच्छा नहीं है काम करने का तो आप उसे जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत हमारा मौलिक अधिकार आता है। एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसे जबरन जो है कारखानों में या खतरनाक कामों में लगाना अपराध है। इसलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि 14 वर्ष से नीचे अगर कहीं बच्चे काम करते हैं होटल में, दुकान में, तो वहां पर अक्सर छापेमारी की जाती है। यहाँ तक कि कानून के तहत उस कारखाने का मालिक या दुकान या होटल के मालिक को सजा या जुर्माना हो सकता है। इसके बाद चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार कोई धर्म को अपनाना। किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। यानी अगर हम कहीं पर पूजा कर रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता है कि भाई आप चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, है ना, तो उसे आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसी मंदिर में प्रवेश करने पर, मस्जिद में प्रवेश करने पर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए फायदे उठाते हैं, जो बाद में जाके फिर बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद है पांचवा जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी हम लोग किसी न किसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृति जो है पलती बढ़ती है और विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, तो उन्हें आवश्यकता है कि उन्हें बनाए रखना। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। यानी अगर कोई छोटा समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, तो अपने वो धर्म की प्रचार प्रसार, अपना संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो शैक्षणिक संस्थान भी जो है वो खोल सकते हैं। यह अधिकार हमें संविधान से मिला हुआ है। और सबसे अंतिम और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यानी इसके अंतर्गत में अगर किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को या किसी संस्था को यह लगता है कि हमें यह पांचों अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं या उनका उल्लंघन हो रहा है, मान लीजिए कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप स्वतंत्र हैं, किसी को गोली मार दीजिए, तो वह उल्लंघन हो गया। वो गोली मारने का अधिकार नहीं देता है। किसी को गाली गलौज, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी की जमीन को हथिया लेना, है ना, कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अब हम लोग कह सकते हैं भाई स्वतंत्र हैं, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम होता है, यह पता चलता है कि वहां पर किसी तरह से हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कोई व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ वह अदालत में जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ जो है वो अदालत जा सकता है। अगर किसी बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र है और उसे कहीं पर रखा गया है नौकरी में, तो वह उसके खिलाफ अदालत में जा सकता है ना। या अगर कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई मंदिर में आप प्रवेश करना चाहते हैं और कोई रोक रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ है जिसका मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है। यदि 12 साल का एक बच्चा है और वो किसी कारखाने में मजदूरी कर रहा है तो उसके खिलाफ आप अदालत में जा सकते हैं। यदि किसी जन समूह को झारखंड में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग झारखंड है और कोई तेलुगु
या तमिलनाडु से कोई व्यक्ति आके यहाँ तेलुगु भाषा का कोई स्कूल खोल रहा है या कोई संस्था खोल रहा है, तो उसे आप मना नहीं कर सकते, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। यदि किसी संस्था में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए प्रोन्नति नहीं दी जा रही है कि वो महिला है ना। पहले अभी भी आप देखेंगे कि आपके अगल बगल में अगर कोई जेंट्स मजदूर और कोई लेडीज मजदूर अगर दोनों काम कर रहे हो तो अक्सर प्राय ये देखा जाता है कि जेंट्स मजदूर को बेसी या अधिक जो है मजदूरी दिया जाता है, जबकि महिला वाला को कम दिया जाता है। ये नहीं करना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन दोनों को समान मजदूरी, उसके कार्य के आधार पर समान मजदूरी दिया जाएगा। ये हमारा संवैधानिक उपचार है। अगर आपको मान लीजिए इसलिए कम आपको वेतन मिल रहा है कि आप महिला है, तो आप उसके खिलाफ जो है अदालत जा सकते हैं। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने को रोकता है, अगर हमारा चूंकि भारत देश बहुत बड़ा है और विभिन्न राज्यों का है, तो अगर आप झारखंड के हैं और अगर आप चले जाते हैं तमिलनाडु या गुजरात या दिल्ली, कहीं भी चले जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ का नेता यह नहीं कर सकता है कि आप हमारे राज्य के नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध भी आप जो है अदालत में जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग संवैधानिक उपचार का अधिकारों को जानते हैं। तो आशा है कि आज का वीडियो आप लोग सभी बच्चों के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम लोग फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी आसपास साफ सफाई रखें और मन लगा के ध्यान लगाकर अपने किताब को अध्ययन करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।